प्यारे विद्यार्थियों, हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप की चर्चा कर रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में मैंने बताया था हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मैंने बताया था आपको कि रेतीला मरुस्थल है हमारा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखिए दो भागों में मेनली जो टाइप्स हैं, ये देखिए इधर दिखा रखे हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीला शुष्क मैदान, इसे दो भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश रेतीला मरुस्थल, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये है पथरीला मरुस्थल। दूसरा पार्ट दिया गया है अर्ध शुष्क मैदान या बांगर भूमि। अब इनका हम थोड़ा थोड़ा पहले डिटेल करते जाएंगे। पहले ये देख लीजिए। फर्स्ट नंबर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें दूसरा है अरावली श्रेणी या पहाड़ी प्रदेश, तीसरा पार्ट है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा पार्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। फर्स्ट मरुस्थलीय प्रदेश, सेकंड या बी हम कह सकते हैं इसका, फर्स्ट मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या रेगिस्तानी प्रदेश, दूसरा अरावली श्रेणी या अरावली की पहाड़ियाँ, तीसरा है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में कौन सा मैदान है? चंबल का मैदान, बनास का मैदान, माही का मैदान ये। और चौथे नंबर पे है दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है। अब हम जो करने वाले हैं, जो डिटेल हम करेंगे वो करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। देखिए बेटा, मैंने कल भी आपको बताया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो 2 भागों में मेनली बांटा गया है। इस रेतीले मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है रेतीला मरुस्थल, दोहरे युक्त मरुस्थल या स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश अर्थात पथरीला मरुस्थल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो, एक देखिए इधर ये मैंने दिखा रखा है, बीच का जो पार्ट है वो देखिए जो गोल बना रखा है वो स्तूप मुक्त प्रदेश है अर्थात ये पथरीला मरुस्थल है, जबकि उसके चारों तरफ से बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है अर्थात ये दोहरे वाली भूमि है। तो इस तरह से मोटे तौर पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए इस प्रदेश का हम थोड़ा डिटेल करेंगे कि ये प्रदेश राज्य के 61.11% क्षेत्रफल को घेरता है। यहाँ पर राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है और यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। ये इस थार के मरुस्थल की विशेषताएं हैं बेटा। इसी प्रकार से यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता भी मिलती है। अब इस प्रदेश की जो अन्य जो विशेषताएं हैं उनका हम जिक्र करेंगे कि ये जो प्रदेश है इसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला प्रदेश है अर्थात बहुत ही मरुस्थलीय प्रदेश है। बहुत कम वर्षा यहाँ होती है और इसमें जो मरुस्थलीय अत्यधिक मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या की आबादी भी कम है, किंतु राज्य की सबसे ज़्यादा जो विरल जनसंख्या वो इसी 15-20 किलोमीटर की एरिया में अधिक मिलती है। सबसे कम आबादी इस प्रदेश में इस मरुस्थलीय जैसलमेर के धोरों के आसपास मिलती है और यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। इसकी पूर्वी सीमा जो भारतीय महान जल विभाजक द्वारा अर्थात अरावली के सहारे सहारे 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निर्धारित करती है। पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, वो इसका निर्धारण करती है। इसकी उत्तरी सीमा पंजाब प्रांत और दक्षिणी सीमा गुजरात से मिलती है। तो प्रशासनिक दृष्टि से इस प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जालोर जिले आते हैं। तो ये इसके प्रमुख जिले हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इन 12 जिलों को रेगिस्तानी जिले घोषित किया है। तो इस प्रकार से ये जो प्रदेश है वो पूर्णतः रेगिस्तानी प्रदेश है। अब देखिए इस प्रदेश में उत्तर पश्चिम में से दक्षिण पश्चिम में मैंने अभी बताया था
कि 640 किलोमीटर लंबाई है इस मरुस्थलीय प्रदेश की। तो इसे थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। और ये जो रेतीला शुष्क मैदान है, इसका ए पार्ट हम कह सकते हैं। ये देखिए, ये पार्ट मैंने बताया था। इस ए पार्ट में इसे थार का रेगिस्तान कहते हैं और यहाँ 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है, या इससे भी कम कह सकते हैं। ये समुद्र तल से सबसे कम औसत ऊंचाई अर्थात 150 मीटर ऊंचा है। अतः इसे मरुस्थलीय प्रदेश को स्थलाकृतियों के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा जाता है। अब पुनः दो भागों में कौन कौन से दो भाग हैं देखिए। नंबर फर्स्ट है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या रेतीला मरुस्थल, और दूसरा था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या पथरीला मरुस्थल। अब देखिए, ये जो मरुस्थल हैं, ये अब इस बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में नए और पुराने दोनों प्रकार के टीले मिलते हैं, और ये 60 मीटर तक की भी ऊंचाई रखते हैं। नए बालू का स्तूप है वो 2 से 8 मीटर तक, जबकि जो नए पुराने बालू का स्तूप है वो 60 मीटर तक की ऊंचाई रखते हैं। ये वायु की दिशा, आकार, प्रकार, रूप और वनस्पति के आवरण के आधार पर 4 वर्गों में हम इसे बांट सकते हैं। वैसे मेनली हम कह सकते हैं पवनानुवर्ती स्तूप, या पवन के अनुसार जो बनने वाले टीले हैं, रेखीय भी कह सकते हैं उन्हें। दूसरा है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, और तीसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या फिर आड़े बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के टीले हैं, ये अलग अलग जगह पर मिलते हैं। अब हमारा आता है ये इसके बाद हमारा आता है कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या पथरीला मरुस्थल। अब इस पथरीले मरुस्थल की क्या विशेषताएं हैं? ये प्रदेश रेतीले मरुस्थल के पश्चिम में स्थित है। यहाँ बालू का स्तूपों का पूर्णतः अभाव मिलता है, और इस प्रदेश में संपूर्ण मरुस्थल के 20% भूभाग पर ये विस्तृत है। इस प्रदेश की प्रमुख जो आकृति है वो उच्च चट्टानी संरचना का मैदानी भाग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये उच्च चट्टानी संरचना का मैदानी भाग है ये। और पोखरण, जैसलमेर और रामगढ़ में इस प्रकार के ये पथरीले मरुस्थल पाए जाते हैं। ये ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और चूना पत्थर की छोटी छोटी एकाकी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत हैं। इसका विस्तार जैसलमेर के चारों ओर और पोखरण क्षेत्र में परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। इनमें बलुआ पत्थर व चूना पत्थर की चट्टानें हैं वो अनावृत हो गई हैं अर्थात दिखाई देने लगी हैं। ये जुरैसिक इयोसीन शैल समूह से संबंधित इसका माना गया है। ये चट्टानी भूभाग है, ये जुरैसिक और इयोसीन युग के शैल समूह से ये मेल खाती हैं, उससे मिलती जुलती हैं। इस काल के वनस्पति व जीवाश्म जैसलमेर के दक्षिण में स्थित आकल वुड फॉसिल पार्क में पाए जाते हैं। जैसलमेर नगर है वो जुरैसिक बालू पत्थरों से निर्मित चट्टानी भूभाग है। तो इस तरह से जो जैसलमेर का जो पत्थर है, पीला बलुआ पत्थर यहाँ निकाला जाता है, और इसी पीले बलुए पत्थर से ही यहाँ का जो दुर्ग है वो बना है। और इसी तरह से पूरे जो क्षेत्र में काफ़ी पथरीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कहीं कहीं पर नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट आदि चट्टानों दिखाई देती हैं। इस प्रदेश के अवसादी शैल समूहों में भूमिगत जल का बहुत अच्छा भंडार मिलता है। अर्थात यहाँ जो अवसादी चट्टानें मिलती हैं उनमें बहुत अच्छे भूमिगत जल की संभावनाएं हैं, और इसी कारण इसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार टर्शरी कालीन चट्टानों में तेल व गैस के भंडार पाए जाते हैं। यह जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। सेवण घास जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाक सीमा के साथ साथ लाठी सीरीज क्षेत्र में मामूली वर्षा के उगने से उगने वाली घास होती है। ये बहुत ही मतलब हेल्दी घास है, हेल्दी फूड है ये पशुओं के लिए। लूसू यूरुस सीडुकुस नामक ये जो घास है ये 50 से 135 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसे मरुस्थलीकरण रोकने और टिब्बा स्थिरीकरण में जुड़े और पशु चारे के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे लिलोण के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अतिरिक्त इस मरुस्थलीय प्रदेश में बालुका स्तूपों के बीच में चट्टानी मैदान, कहीं कहीं निम्न भूमि जिन्हें तिल्ली कहते हैं ये भी मिलते हैं, अर्थात ये रन भी कह सकते हैं इन्हें। इनमें वर्षा का पानी भर जाता है और वर्षा का पानी इनमें भर जाने से ये क्या है, अस्थायी झीलें या दलदली भूमि का निर्माण कर देती हैं। तो इस जो दलदली भूमि है इसे रन या टाट या सर या मरहो भी कहा जाता है। कई प्लाया झीलें भी हैं, इनके जो बेसिनों में मिलती हैं। ये झीलें केंद्रोन्मुखी जल प्रवाह से लाभान्वित होती हैं और यहाँ वर्ष भर तो ये शुष्क रहती हैं, किंतु बारिश के समय इनमें जल भर जाता है। जैसलमेर में पोखरन, भाकरी आदि प्रमुख इस प्रकार के रन या झीलें हैं जो लवण युक्त मिट्टी को स्थानीय भाषा में यहाँ मगरा या थारा कहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस प्रदेश में खारे पानी की झीलें भी मिलती हैं। थैंक यू।